Hi guys, welcome to the channel and also welcome to the series of complete guide where we discuss all the important aspect of law competitive exams which are very important for you to know before starting the preparation of that particular examination. This series we had started with the previous video which was related to the SEBI grade A legal examination, and thank you very much for showing your love to that particular video, and I hope that was really very helpful for you. So today in this session we'll cover about the NIACL legal examination, which is again a great opportunity for the law graduates. And यहाँ पर if you crack this examination, आप यहाँ पे gross CTC up to 15 लाख per annum तक ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके साथ साथ और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी, कट ऑफ, एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन, इन सारे एरियाज को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली इस वीडियो के बाद आपके मन में NIACL और लीगल एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा एंड आप कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज इंश्योर कर सकेंगे कि आपको ये एग्जाम प्रिपेयर करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, उन सब की इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। एंड आई होप आप एक्साइटेड है स्टार्ट करने के लिए। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर अभी तक आप रैंडम फीड में आई हुई वीडियोस देख रहे हैं मेरी, तो आप कहीं ना कहीं बहुत रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसको सब्सक्राइब करके आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं रेगुलर बेसिस पर लेकर आता हूं। वो भी सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, बट फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल इटसेल्फ। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन with respect to the complete guide of NIACL AO legal examination। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर फालतू मेहनत करने से कोई मतलब नहीं है, तो एलिजिबिलिटी जानना बहुत जरूरी है, तभी यहां पर एफर्ट लगाने से फायदा है, अदरवाइज नहीं है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जब भी हम किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, सो देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड द एज एलिजिबिलिटी। उन्हीं दोनों के बारे में हम यहां पर भी बात करेंगे। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इन लॉ, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि आप लीगल ऑफिसर एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो LLB की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या LLM की डिग्री। मार्क माई वर्ड्स, यहाँ पे LLM मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो LLB के थ्रू भी कर सकते हैं, LLM के थ्रू भी कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। या फिर अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन इन दैट केस 55% के साथ भी यू आर एलिजिबल एजुकेशनली टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। मूविंग ऑन टू एज क्वालिफिकेशन, मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स एज ऑन द कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट क्या रहेगी वो नहीं पता होता है, जब नोटिफिकेशन आता है उसमें कट ऑफ डेट मेंशन होती है, तो उसी कट ऑफ डेट में आप एजुकेशनली भी क्वालिफाइड होने चाहिए और एज वाइज भी आप यहाँ पर एलिजिबल होने चाहिए, राइट। रिलैक्सेशंस ऑब्वियसली होती है, जैसे सारे एग्जाम्स में होती है। फॉर SC ST कैंडिडेट्स इट इज 5 इयर्स, फॉर OBC कैंडिडेट्स इट इज 3 इयर्स, फॉर PWBD कैंडिडेट्स इट इज 10 इयर्स, फॉर एक्स सर्विसमैन इट इज 5 इयर्स, राइट। सो दिस इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड आई होप इसके बाद आपको ये पता चल गया होगा कि आप एलिजिबल है या आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप रिसेंट अभी पास आउट हुए हैं और मान लीजिए आप आज पास हो रहे हैं और कल नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आप एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए, तो जीरो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। मूविंग ऑन टू एग्जाम पैटर्न, अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आपकी हेल्प करता है किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करके उसे क्रैक करने में, दैट इज द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 3 फेजेस में एग्जाम होता है। फेज 1 विच इज द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज 2 विच इज द मेन एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू, ठीक है। बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे देयर विल बी 3 सब्जेक्ट्स और 3 कंपोनेंट्स, यू कैन से इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी एंड द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आई नो अगर आप लॉ ग्रेजुएट है तो ये सारे सब्जेक्ट्स खास करके क्वांट एंड रीजनिंग थोड़े से आपके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट तक बताऊंगा जब हम कट ऑफ डिस्कस कर रहे होंगे। आपको डर जरूर लग रहा होगा कि सर मैंने क्वांट और रीजनिंग बहुत पहले शायद 10th क्लास में पढ़ी थी, उसके बाद मैंने पढ़ी नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डर लग रहा है। डोंट वरी, आपके डर को मैं खत्म करूंगा, बस मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, बीच में गिव अप ना करें। अगर आपने बीच में क्विट कर दिया तो बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आप मिस करने वाले हैं, और अधूरा ज्ञान हमेशा बहुत खतरनाक होता है, ये बात याद रखिएगा। आपने सुना भी होगा, तो अधूरा ज्ञान लेकर ना जाएं, पूरा ज्ञान लेकर जाएं इस एग्जाम से रिलेटेड।
तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी एंड द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आएंगे इंग्लिश में, और क्वांट एंड रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस आएंगे। मार्क्स भी वैसे ही असाइन है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा तो 30 मार्क्स यहाँ पे, 35 यहाँ पे, एंड दैट मेक्स द टोटल ऑफ 100, मतलब 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे, और आपको उसके लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा, विच मीन 60 मिनट्स यू विल गेट। टाइम की बात करें तो 20 मिनट्स विल बी एलोकेटेड फॉर ऑल दी 3 components. Got it? Further details with respect to the preliminary examination, that candidates have to qualify in each test and section by securing passing marks to be decided by the company, right? ये चीज याद रखिए, यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ है। नाउ यू वुड से सर ये तो फिर और डिफिकल्टी है हमारे लिए, क्योंकि हम तो लॉ ग्रेजुएट है और हमें आइडिया नहीं है, बहुत पहले पढ़ा था क्वांट एंड रीजनिंग, एंड नाउ इफ वी हैव टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग एज वेल, देन ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा, आई टोल्ड यू, बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द सेशन, राइट? तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना होगा एंड ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना होगा। मतलब अगर मैं आपको ये समझाऊं कि यहाँ पर आपको तीनों के इंडिविजुअल कट ऑफ और यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ जो इस पूरे प्रिलिमिनरी एग्जाम करेगा, वो आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना होगा, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर द मेन एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर यहाँ पर वैकेंसी 100 है, तो यहाँ पर अराउंड 1500 कैंडिडेट जो है वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फॉर द मेन एग्जामिनेशन, राइट? मूविंग ऑन टू द मेन एग्जामिनेशन, ये भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट दोनों है, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट का रेलेवेंस बहुत ज्यादा नहीं है, अभी मैं समझाता हूं। पहले इसकी बात करते हैं जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है। यहाँ पर यू विल हैव 5 सब्जेक्ट्स, यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट्स देखने मिलेंगे। सेम 3 सब्जेक्ट्स वही वाले, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट, जो आपने प्रिलिमिनरी एग्जाम में पढ़ा है। देन जनरल अवेयरनेस यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, एंड प्रोफेशनल नॉलेज विल बी आल्सो बी देयर, ठीक है? तो ये 5 सब्जेक्ट होंगे आपके। हर सब्जेक्ट में देयर विल बी 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स का वो कंपोनेंट रहेगा, मतलब टोटल 200 क्वेश्चंस विल बी देयर, 200 मार्क्स विल बी देयर, और उसके लिए आपको मिलेगा टाइम 150 मिनट्स का, ठीक है? 150 मिनट्स का मतलब 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। 30 मिनट्स फॉर इंग्लिश, रीजनिंग एंड कॉन्ट, 25 मिनट्स फॉर जनरल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज के लिए, जो कि आपका लीगल वाला पेपर है, वहां पर आपको 35 मिनट्स का टाइम जो है वो मिलेगा, ठीक है? अब अगेन आपके मन में एक चीज आ रही होगी कि सर चलिए किसी भी तरीके से हम कॉन्ट, रीजनिंग तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर लेते हैं, बट अब यहाँ पे ये मेंस एग्जाम में भी है और साथ में कॉम्पिटिटिव भी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, यहाँ आपको बेस्ट स्कोर्स लेकर आने हैं ताकि आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो पाए, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे तो फिर कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता होगा, राइट? अगेन डाउट आ रहा है, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? सो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में देयर विल बी 5 कंपोनेंट्स, ये जो है 3 जो आपने पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम में दिए थे वो, साथ में जीए एंड प्रोफेशनल नॉलेज विच इज नथिंग बट द लीगल पेपर जो आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है? मूविंग ऑन टू द फर्दर इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, यहां पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा ऑफ 30 मिनट्स ड्यूरेशन, 30 मार्क्स का, ठीक है? तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, 30 मार्क्स का होगा, 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। वो बेसिकली इंग्लिश का होगा, जहां पर आपको लेटर राइटिंग करनी पड़ेगी 10 मार्क्स की, और ऐसे आपको 20 मार्क्स की। लेकिन लेकिन ये यहाँ पे क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होंगे, राइट? सो यहाँ पे देखिए, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली एंड फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इवैल्यूएशन इंटरव्यू, राइट? यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको जो हमने 5 सब्जेक्ट्स देखे मेंस एग्जाम में, उन सब के सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करने होंगे, एंड ऑब्वियसली मेन एग्जाम का पूरा ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना होगा, ठीक है? Descriptive answer script would be evaluated only in respect of those candidates who qualify the objective test. तो अगर आपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया तो आपका डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट भी यहां पर इवेल्युएट नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? तो यहां पे आपको मिनिमम ऑब्जेक्टिव में मार्क्स इतने लाने पड़ेंगे ताकि आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इवेल्युएट हो। यहां पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए भी क्वालिफाइंग मार्क्स पहले से डिसाइडेड है, मतलब यहां पर कोई कंपटीशन नहीं है। डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट में आपको कंपीट नहीं करना है कि कट ऑफ ऊपर चला जाएगा या कट ऑफ कम हो जाएगा, यहां पे फिक्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट शैल बी 15 आउट ऑफ 30, ठीक है? लेकिन फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स इट इज 13.5 आउट ऑफ 30, ठीक है? फिक्स है। अगर आपने इतना मार्क्स यहां पे स्कोर कर लिया, आपका डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट क्लियर हो गया, दैट्स इट। कोई भी कंपटीशन नहीं है, कट ऑफ में कोई भी चेंज यहां पर नहीं देखने के लिए मिलेगा। साथ में candidate shall be required to qualify in the descriptive test, but the marks in the descriptive test will not be counted towards shortlisting for interview or final selection.
राइट। तो ये जस्ट एक क्वालिफाइंग कंपोनेंट है, लेकिन यस क्वालिफाइंग तो करना है, बट क्वालिफाइंग इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। तो डोंट वरी कि मुझे लेटर राइटिंग में बिल्कुल पीएचडी करनी है या ऐसे राइटिंग में पीएचडी करनी, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। आपको कहीं पीएचडी नहीं करनी है। योर टारगेट शुड बी टू स्कोर। आपका जो टारगेट है वो बेसिकली यहां पर रहेगा कि मुझे यहां पर सिर्फ क्या करना है, मुझे यहां पर 15 मार्क्स जो है वो लेकर आने आउट ऑफ 30, दैट्स इट। एंड अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सो आपको बेसिकली यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर 13.5 मार्क्स ही लेकर आने हैं, दैट्स इट। इतना तो आई थिंक डुएबल है, राइट। तो मेन जो गेम है वो आपका ऑब्जेक्टिव में 5 कंपोनेंट जो हमने डिस्कस किए थे वो है। फर्दर यहाँ पे एक नेगेटिव मार्किंग भी है ऑब्जेक्टिव में। अगर आप यहाँ पे रॉन्ग आंसर करते हैं तो यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। मतलब अगर आपने यहाँ पर 4 क्वेश्चंस गलत किए तो आपका एक जो सही क्वेश्चन है उसके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। दिस इज द 1/4 और 25% की नेगेटिव मार्किंग आप बोल सकते हैं। मूविंग ऑन टू फेज थर्ड विच इज द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का जो वेटेज है वो बेसिकली 25% है। मतलब 75% जो वेटेज है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, मेन एग्जामिनेशन का है, ठीक है। प्रीलिम्स का नहीं है, मेंस एग्जामिनेशन का है, ठीक है। एंड 25% विल बी द वेटेज ऑफ द इंटरव्यू, ये चीज याद रखिएगा। मतलब यहां पर जो मेन ऑब्जेक्टिव वाला है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव जो है बेसिकली डिस्क्रिप्टिव में आपको वो चीज नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव के मार्क्स ही काउंट होंगे आपके फाइनल सिलेक्शन में। डिस्क्रिप्टिव इज अ जस्ट क्वालिफाइंग कंपोनेंट, राइट। So 75% will be the weightage of objective and 25% will be the weightage of descriptive. Final selection would be based on the consolidated marks of the mains examination, objective test and the interview. क्लियर, राइट। तो आई होप आपको एग्जाम पैटर्न में कोई भी डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस, ये एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि सिलेबस इज नोवेयर मेंशन इन द नोटिफिकेशन। सिलेबस कहीं पर भी मेंशन नहीं है, बट डोंट वरी, आई हैव डिकोडेड अ सिलेबस फॉर यू। एक एक सब्जेक्ट का जो आपका पार्ट है आपके एग्जाम का, उसका सिलेबस मैंने आपके लिए डिकोड किया है। आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं प्रिलिमिनरी फर्स्ट प्लस मेन एग्जामिनेशन की। मतलब ऐसे कंपोनेंट जो आपके प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है, लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपके प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। तो पहले हम इन दोनों का देखते हैं, फिर जनरल अवेयरनेस और आपका प्रोफेशनल नॉलेज, लीगल वाला पेपर जो है उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, विच इज देयर इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। सो सिलेबस है एचसीएफ एंड एलसीएम, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, compound interest, partnership, problem on ages, average, time and work, pipes and cistern, time and distance, boats and stream, mixture and alligation, quadratic equation, number series, mixed data interpretation, permutation and combination, probability, mensuration 2D and 3D, right? These all are the topics for the quantitative aptitude. रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं, सो अल्फाबेटिकल एंड अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड द डेटा सफिशिएंसी। ये टॉपिक्स आपको रीजनिंग वाले सेक्शन में जो है वो करने हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले पार्ट में बेसिकली आपको तो यहां पर बहुत ज्यादा फोकस पढ़ाई पर नहीं करना है। इंग्लिश वाले पार्ट में आपको यहां पर फोकस करना है रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच के ऊपर, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय रिवर्स इंजीनियरिंग? आपको यहाँ पे मॉक्स के थ्रू प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी डिसेंट बेसिक आपकी कमांड है, देन यू कैन इजीली अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि बहुत वीक है, देन यू कैन डू ऑल दिस टॉपिक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउंस, वर्ब्स, टेंसेस, मॉडल्स, conditional sentences, prepositions, complex prepositions, conjunctions, articles, adjectives, determiners, adverbs, active, passive, rearrangement, parajumbles, close test, reading comprehension, phrasal verbs, idioms and phrases, synonyms, antonyms and the one word substitution। ये टॉपिक्स आपको यहाँ पर करने हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ मेन एग्जामिनेशन, तो हमने क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, वो ऑलरेडी देख लिया है। वो सेम सिलेबस आपका प्रीलिम्स में भी है, सेम सिलेबस आपके मेंस में भी है। तो इन तीनों में कोई चेंजेस नहीं है। जो आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे वो आपके मेंस में भी हेल्प करेगा। तो एक प्रॉब्लम तो आपकी यही सॉल्व होगा कि आपको एफर्ट एक बार लगाना है, वो आपके दो अलग अलग फेजेस में काम आएगा। दिस इज द बेस्ट थिंग। मूविंग ऑन द जीए और प्रोफेशनल नॉलेज, तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स जो होते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवेयरनेस, कंट्रीज, कैपिटल्स एंड करेंसीज, ये रैंडम नहीं पूछी जाती है, जो भी न्यूज में होती है ड्यू टू एनी रीजन। लाइक फॉर एग्जांपल आप देखिए रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, ठीक है, तो उसके चलते कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज पूछी जा सकती है। बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स एंड हेडक्वार्टर्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बहुत ही बेसिक, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कीम लॉन्च हुई है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है,
टारगेट बेनिफिशियरीज कौन से हैं या फाइनेंशियल आउटले क्या है, ठीक है, दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत डेप्थ में जाकर चीजें नहीं पूछी जाएंगी, राइट। तो यहां पे द थिंग इज कि आपको कितने मंथ्स का जनरल अवेयरनेस पढ़ना है गाइस? 5 मंथ्स। 5 मंथ्स करंट अफेयर्स विल बी सफिशिएंट फॉर यू। 5 मंथ से ज्यादा नहीं पढ़िएगा, 5 मंथ्स आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। अगर आपने ये 5 मंथ्स पढ़ लिया तो आपको यहां पर ऑलमोस्ट आप यहां पर देखेंगे 90% प्लस जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो यहीं से आए हैं, ठीक है, इवन 95% प्लस क्वेश्चंस। तो इतना ही टारगेट करना है। 100% के लिए हम जाएंगे तो फिर हमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 5 मंथ्स की भी नहीं पढ़ पा रहे हैं ड्यू टू द पॉसिटी ऑफ टाइम, ड्यू टू एनी रीजन, तो ये आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट 3 मंथ से करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं एट एनी कॉस्ट। किसी भी कॉस्ट पे आपको 3 मंथ से करंट अफेयर्स तो पढ़ने ही, ठीक है जी, राइट। सो दिस इज द जनरल अवेयरनेस। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रोफेशनल नॉलेज, जो कि गेम चेंजर है, क्योंकि ये प्रोफाइल ही आपकी लीगल ऑफिसर की है। तो यहां पर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप यहां पर बहुत अच्छी कमांड होल्ड करते होंगे, और इसका जो नॉलेज है वो सिर्फ मेंस एग्जाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको इंटरव्यू में भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब इस कंपोनेंट की, इसके नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक्स जो है वो आइडेंटिफाई किए जो कि कहीं भी मेंशन नहीं नोटिफिकेशन में, और मैंने जो इन्हें वेटेज के हिसाब से असाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी हाई वेटेज की, जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल पूछे जाते हैं। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कंपनीज एक्ट 2013, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड है, तो यहां पर इंश्योरेंस एक्ट या प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये वो टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप छोड़कर जा ही नहीं सकते। इसके बाद टॉपिक्स आते हैं जिनका वेटेज हाई है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बट तब भी ये वो टॉपिक्स है जो हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। जो कि है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेशन एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईआरडीए एक्ट, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये वो एक्ट्स हैं जो आपको अगेन बहुत अच्छे से कवर करने हैं, क्योंकि इनके भी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी लगभग लगभग उन्हीं के जैसी होती है जो हमने वेरी हाई वेटेज वाले टॉपिक्स देखे हैं। इसके बाद आते हैं मॉडरेट टॉपिक्स, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कभी कभी पूछे जाते हैं, कभी कभी नहीं भी पूछे जाते हैं, या बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं। सो दे आर रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियन स्टैंप एक्ट, आरटीआई एक्ट, मोटर व्हीकल्स एक्ट, लेटिन टर्म्स एंड मैक्सिम्स, देन भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि अभी रिसेंट का है, वैसे इंपॉर्टेंट था पहले बट अभी रिसेंट का है, तो यहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो आपकी जो प्रायोरिटी है प्रिपरेशन करने की या सिलेबस खत्म करने की, वो किस तरीके से रहेगी? सबसे पहले वेरी हाई वेटेड टॉपिक्स, देन हाई वेटेज टॉपिक्स, एंड देन यहाँ पे मॉडरेट वेटेज टॉपिक्स। इसी सीक्वेंस में आप आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर बहुत जल्दी कम टाइम में बहुत सिलेबस जो है अपना उसे आप कवर कर लेंगे, right? So this is with respect to the detailed syllabus for the NIACL AO legal examination. Now comes the very important point, sir, पैसा कितना मिलेगा, अकाउंट में कितनी सैलरी आएगी, ग्रॉस सैलरी क्या होगी, कितने डिडक्शंस होंगे, कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, यहां पर आपको सब कुछ क्लियर होगा। आइए देखते हैं एक एक करके। तो यहां पर एक्चुअली क्या है कि यहां पर वेज रिवीजन किया गया था। इससे पहले जो बेसिक पे हुआ करता था वो 50,000 समथिंग था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो बेसिक पे है वो बढ़कर आपका हो गया है 82,485, और ये इफेक्ट में आ चुका है। आप जब इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, इस एग्जाम को क्रैक करके अगर यहाँ पे सेलेक्ट होंगे तो आपको यही बेसिक पे जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक एलिमेंट्स जो आपके सैलरी के होते हैं, बेसिक पे 82,485 विल बी द बेसिक पे। डियरनेस अलाउंस करंटली इट इज 16,332। आप जब ज्वाइन करेंगे तब तक थोड़ा बढ़ चुका होगा, तो उस पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। देन हाउस रेंट अलाउंस दैट विल बी 8249, दैट इज 8,249, राइट, एंड अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द लोकेलिटी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर एक लीज का क्राइटेरिया होता है कि यहाँ पर 35,000 समथिंग की यहाँ पर लीज, मैक्सिमम लीज है, वो आप मुंबई जैसी सिटी में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो तो सीधा सीधा जो आपके घर का ओनर है उसके पास चला जाएगा, राइट। तो अगर आप ये लेते हैं तो फिर आपको एचआरए नहीं मिलेगा, अगर आप एचआरए लेते हैं तो एचआरए आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। लीज वाला जो अमाउंट है दैट विल बी
गिवन टू द ओनर, ऑब्वियसली तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। देन कन्वीनियंस अलाउंस ट्रेवल करने के लिए, दैट इज 3300 यहाँ पे आपको मिल रहा है। एंड सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, आप जब किसी सिटी में रहते हैं वहां पर उस सिटी के हिसाब से कि वो मेट्रो सिटी है, क्लास ए सिटी है, उसके हिसाब से खर्चे होते हैं। तो यहाँ पर दिस इज 2475, ये अमाउंट भी थोड़ा बहुत वेरिएबल यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो हाउस रेंट अलाउंस इज 10%, जो कि वेरी करता है 8% 7% तक भी, ठीक है। एंड सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस इज 3%, जो आपको यहाँ पर मिलता है मैक्सिमम, राइट। तो अगर हम इनका टोटल कैलकुलेट करें, सो दैट इज 1,12,841, ये ग्रॉस अमाउंट है जो मंथली बेसिस पर ड्यू होगा। लेकिन कुछ यहां पर डिडक्शंस भी है, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल एनपीएस कंट्रीब्यूशन, दैट विल बी अराउंड 9,882। मेरे हिसाब से ना मैं इसे रिडक्शन काउंट नहीं करता हूं, क्योंकि ये एक आपके वेल्थ को बना रहा है, फ्यूचर वेल्थ को। ये अमाउंट हुआ अमाउंट है जो फ्यूचर में आपको एक बड़ा कॉर्पस बनकर मिलेगा। बट यस, क्योंकि सैलरी से कट रहा है तो हम रिडक्शन मान लेते हैं। बाकी ये एक ऐसा अमाउंट है, ऐसा नहीं कि अमाउंट आपको मिलेगा नहीं, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। देन आता है मेडिक्लेम अलॉन्ग विद जीएसटी, क्योंकि ये आपसे ही चार्ज किया जाता है। 25% आप इसे पे करते हैं बीइंग एन एम्प्लॉय। 75% जो है उसका जो बर्डन है वो कौन, वो एनआईएसीएल बियर करता है। 25% आपसे चार्ज किया जाता है। सो दैट इज अराउंड 693 रुपीज अलॉन्ग विद द जीएसटी, जो आपको यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट है, जो यहाँ पर 25 रुपीज का मंथली बेसिस पर आपको यहाँ पर ये अमाउंट बेयर करना पड़ता है। सो टोटल बिकम्स 10,600 रुपीज, जो मंथली बेसिस पर डिडक्शन है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, यहां पर आपको और भी काफी सारे अलाउंसेस जो मिलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे अलाउंस है जो आपको ईयरली बेसिस पर मिलते हैं, कुछ ऐसे अलाउंस है जो आपको 2 साल में एक बार मिलते हैं, कुछ ऐसे जो 3 साल में एक बार मिलते हैं। तो हम उनकी लिस्ट भी देखते हैं, साथ में उनकी मंथली वैल्यू भी कंप्यूट करेंगे, ताकि एक रफ आइडिया लग जाए कि यहाँ पे ऑन एन एवरेज आपका मंथली अमाउंट कितना रहता है जो आपको मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं अदर अलाउंसेस की, तो न्यूज़पेपर अलाउंस यहाँ पर 400 रुपीज जो आपको मंथली बेसिस पर मिलता है, ये मंथली बेसिस पर अमाउंट मेंशन्ड है। मोबाइल एक्सपेंसेस का अलाउंस मिलता है 300 का, यहाँ पर 300 सेम ही है वो, क्योंकि ये आपको ये मंथली बेसिस पर ही मिलते हैं, ठीक है। एंड ये मोबाइल एक्सपेंस मतलब फॉर एग्जांपल रिचार्ज आपको करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर अमाउंट जो पे किया जाता है। देन लमसम मेडिकल बेनिफिट, ये आपको मिलता है 32,400। पहले ये 19,000 समथिंग कुछ होता था, बट वेज रिवीजन के बाद इसकी जो वैल्यू है वो हो गई 32,400 रुपीज। ये एनुअल बेसिस पर ड्यू होता है। अगर हम इसकी मंथली वैल्यू कंप्यूट करें, दैट विल बी 2700। लेकिन अगेन मैं आपसे रिपीट करना चाहूंगा यहाँ पर कि ये जो अमाउंट है वो आपको एनुअल बेसिस पर ही मिलेगा, बट उसको हमने एक एवरेज आउट कर लिया है, सो दैट वी कैन गेट द रेफ आइडिया, ठीक है। उस चीज के लिए मैंने एक एवरेज आउट कर दिया। ब्रीफ केस अलाउंस, ये आपको मिलता है 3,000 रुपीज 3 साल में एक बार, मतलब ईयरली बेसिस पर दैट विल बी 1,000 पर ईयर। और अगर हम मंथली बात करें, सो दैट शुड बी अराउंड 83 रुपीज, राइट। देन लीव ट्रेवल सब्सिडी आपको 2 साल में मिलती है अराउंड 30,088 रुपीज। ये आपको आपके साथ यहाँ पे 3 और मतलब टोटल 4 पीपल्स को मिलती है, ठीक है। क्योंकि आपकी फैमिली भी है, 2 बच्चे हैं, उसके हिसाब से मिलती है। तो यहाँ पे 2 साल में दैट इज अराउंड 30,000 रुपीज, मतलब ईयरली वैल्यू इसकी अराउंड 15,000 है। और अगर हम मंथली वैल्यू कंप्यूट करें, सो दैट विल बी 1253.66। लेकिन अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये मंथली बेसिस पर नहीं मिलती है, और इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर टिकट क्लेम करना पड़ेगा, टिकट शो करना पड़ेगा आप जहां भी ट्रेवल पर जा रहे हैं, उसके बाद ये मिलेगी, ठीक है। बट यस, बेनिफिट है क्योंकि मिल रहा है, तो उसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। देन आता है टेक्निकल अलाउंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल अलाउंस के लिए क्या होता है कि जब आप ऑफिसर हैं, एनआईएसीएल एओ लीगल ऑफिसर है, तो उसके बाद में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। इंटरनली बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होता है लाइसेंसिएट का एग्जाम होता है, यहाँ पर एसोसिएट का एग्जाम होता है, यहाँ पर फेलोशिप का एग्जाम होता है। तो ऐसे टोटल फेलोशिप तक पहुंचते पहुंचते आप 17 टू 18 एग्जाम्स यहाँ पर दे चुके होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर 17 टू 18 एग्जाम जो है वो आप दे चुके होते हैं। और इसके बाद आपको जो मंथली बेसिस पर जो अमाउंट मिलता है, वो मिलता है 6,300 रुपीज ऑन अ मंथली बेसिस ओनली, ठीक है। मंथली बेसिस पर आपको ये मिलता है, ठीक है, 6,300। गॉट इट। तो अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ पर लाइसेंसिएट का एग्जाम क्लियर करते हैं, तो आपको 800 तक का यहाँ पर 800 रुपीज आपको यहाँ पर पर मंथ मिलेंगे। आप यहाँ पर एसोसिएट के एग्जाम्स क्लियर करेंगे तो आपको यहाँ पर अमाउंट मिलेगा 3,200 का। एंड अगर आप यहाँ पर फेलोशिप के एग्जाम क्लियर करेंगे, तो आपको यहाँ पर टोटल फेलोशिप क्लियर करते करते आपको यहाँ पे 6,300 जो अमाउंट है मंथली बेसिस पर आपको मिलेगा। तो अगर मैं इसकी मंथली वैल्यू कंप्यूट करूं, तो दैट विल बी 11,037 रुपीज। अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये 11,037 रुपीज पूरा आपको नहीं मिलता है मंथली बेसिस पर। इसमें कुछ चीजें जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज पेपर अलाउंस, मोबाइल एक्सपेंस अलाउंस, ठीक है। देन आपको टेक्निकल अलाउंस, ये वो है जो मंथली बेसिस पर मिलते हैं। बाकी जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर कुछ एनुअल बेसिस पर मिलते हैं, कुछ 3 इयर्स में, कुछ 2 इयर्स में, ठीक है। बट हमने
फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसे हमने एवरेज आउट कर लिया है। क्लियर? अब हम इसका पूरा कंप्यूटेशन देखते हैं गाइस। सो दिस इज द बेसिक, आपके जो अमाउंट है, जो बेसिक सैलरी के वेरिएबल्स है, दैट इज 1,12,841। अदर अलावेंसेज है 11,037 रुपीज एंड डिडक्शन है 10,600 रुपीज, राइट? तो ग्रॉस मंथली सैलरी कितनी है? दैट इज आपका 1,23,878, मतलब एनुअल बेसिस पर इसकी जो वैल्यू है दैट इज 14.86 लाख पर एनम। ये आपकी ग्रॉस सैलरी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हमें अकाउंट में कितना मिलेगा। सो दैट विल बी 1,13,278 ऑन अ मंथली बेसिस, जिसका मतलब है अराउंड यहाँ पे 13.59 लाख पर एनम। ठीक है, ये वो अमाउंट है जो आपका नेट सीटीसी है। अगेन ये हर मंथ 1,13,278 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको वापस से वही चीज बता रहा हूं मैं कि यहां पर ये जो कुछ अमाउंट जो मंथली बेस एनुअल बेसिस पर मिलते हैं, कुछ 3 साल में, कुछ 2 साल में, लेकिन इसे हमने एवरेज आउट कर दिया है। सो अराउंड आप इतना अमाउंट जो है वो हर मंथ डिजर्व करते हैं, हर मंथ आपको यहां पर मिलेगा, जिसकी ईयरली वैल्यू है 13.59 लाख पर एनम। ठीक है, तो इससे डिटेल में आपको सैलरी वाला वीडियो कहीं नहीं मिलेगा गाइस इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। नाउ सैलरी की बात हो गई, थोड़ा सा खुश हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम को क्वालिफाई भी तो करना है। तो जो कि हम डिस्कशन कर रहे थे, जब हम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर रहे थे, मैं आपसे बोल रहा था कि क्वांट, रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जो आपने शायद बहुत पहले पढ़े थे और अब आपको वहां पर डिफिकल्टी जा सकती है। एक बार कट ऑफ डिस्कस करते हैं। कट ऑफ अगर हम बात करें लास्ट ईयर का 2025 का, तो यहाँ पर फाइनल कट ऑफ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर अभी प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जामिनेशन कट ऑफ अवेलेबल है। अब देखिए, इंग्लिश में आउट ऑफ 30 11 मार्क्स अगर आप लाते तो आप यहां पर इंग्लिश वाला कंपोनेंट क्लियर कर लेते। रीजनिंग में 35 में से अगर आप सिर्फ 1 मार्क लेकर आते, 1 मार्क 35 में से, तो आप रीजनिंग सेक्शन भी क्लियर कर जाते। अगर आप क्वांट में 35 में से सिर्फ 1.25 मार्क्स लेकर आते तो आप इसे भी क्वालिफाई कर जाते। तो कहने का मतलब है कि सेक्शनल कट ऑफ में तो कहीं इशू नहीं है, आपको 1 मार्क 1.5 मार्क इतना तो प्रिपरेशन हमने की है, नहीं भी की तो हम वो करके ला सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ओवरऑल कट ऑफ भी देखेंगे सो दैट इज 53.75। ठीक है, 53.75 फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। मतलब अगर आपने सेक्शन वाइज इतने कट ऑफ स्कोर किए होते और आप ओवरऑल बेसिस पे इतने मार्क्स लाते, तो आपका यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम जो है बहुत आराम से क्वालिफाई हो जाता है। मेंस एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर रीजनिंग सेक्शन में देखिए, आपको डिफिकल्ट लग रहा था, इसलिए रीजनिंग में देखिए 40 में से 4 मार्क्स अगर आप लाए तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते थे। इंग्लिश में 14.5 इजी होता है इंग्लिश, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ भी ज्यादा है। जीए में 2 मार्क्स आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 40 सिर्फ 2 मार्क्स यू कैन से हियर। क्वांट में आउट ऑफ 40 6.75 मार्क्स। क्या आप इतने मार्क्स नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। करना क्या होगा, जो सिलेबस मैंने आपको दिया है, जो जो टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं, अगर आपने उनके बेसिक्स भी कवर कर लिए, इससे कहीं ज्यादा मार्क्स, इससे 2x 3x मार्क्स आप आराम से स्कोर करेंगे, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना किसी बर्डन के। राइट, तो जो फियर है माइंड में उसे निकाल दीजिए कि मैं क्वांट में वीक हूं, मैं रीजनिंग में वीक हूं, मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, उसको फियर को निकाल दीजिए। कट ऑफ को देखकर वो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आएगा। आपको जो मेहनत करनी है वो आपको करनी है जीए सेक्शन में, आपको मेहनत करनी है इंग्लिश सेक्शन में, आपको मेहनत करनी है आपके अपने प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये वो सेक्शन है जिसकी हेल्प से आप ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करेंगे, क्योंकि ये भी तो क्लियर करना है आपको। राइट, तो 2 सब्जेक्ट्स वीक रहने दीजिए, कोई बात नहीं, बचे 3 सब्जेक्ट्स में इतनी मेहनत करिए कि ये वाला कट ऑफ आप आराम से स्कोर कर सके। प्रोफेशनल नॉलेज आप देखिए 13.25 मार्क्स आउट ऑफ 40 था, विच इज अगेन आपका कोर कंपोनेंट है, वो आपकी कोर एक्सपर्टीज है वो, तो वहां पर तो ये मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स काफी कम है, मेरे हिसाब से तो 20 प्लस होना चाहिए था। ठीक है, सो ये जो आपको दिख रहा है 98 आउट ऑफ 200, ये बहुत आराम से डुएबल है, बहुत इजीली आप इसे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, now last but not the least, rather again one of the most important discussion, that is expected notification। नोटिफिकेशन कब आ सकता है? ठीक है, क्योंकि सब कुछ हमारा जो प्रिपरेशन है, जो सारी तैयारी है, वो सिर्फ एक क्वेश्चन पर आकर रुक जाती है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। राइट, नोटिफिकेशन की बात करते हैं। अगेन आई डोंट हैव एनी इनसाइडर इंफॉर्मेशन, आई डोंट हैव एनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। मैं जो डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर एनालिसिस। तो यहां पर भी हम वही करेंगे। प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन के हिसाब से आई वुड लाइक टू टेल यू कि यहां पर नोटिफिकेशन कब आ सकता है। ठीक है, 2023 में इट वाज रिलीज इन द मंथ ऑफ जुलाई 2023, नंबर ऑफ वैकेंसी 70 आई थी लीगल एग्जाम की। 2024 में सितंबर 2024 में आया था, लेकिन आपके लीगल फील्ड के लिए, लीगल ऑफिसर के लिए यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं आई थी। 2025 में, अगस्त 2025 में नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड, जो कि 50 वैकेंसीज थी फॉर द लीगल एग्जामिनेशन। सो क्वेश्चन इज कि यहाँ पर
जो नोटिफिकेशन है 2026 में वो कब आ सकता है? देखिए, जुलाई मंथ तो ऑलरेडी जा चुका है, अगस्त इज गोइंग ऑन, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त और सितंबर के मंथ में आ सकता है। ठीक है, अगर अगस्त में नहीं आया सो देयर विल बी अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि सितंबर मंथ में नोटिफिकेशन आ जाएगा। बट नोटिफिकेशन आने का ये मतलब नहीं है कि आपका एग्जाम होने लग जाएगा, आपको उसके बाद टाइम मिलेगा, आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ? यहाँ पर एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 50 वैकेंसीज तो होनी चाहिए, क्योंकि जब भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है स्पेशलिस्ट फील्ड के लिए, खास करके लीगल एग्जाम के लिए वैकेंसीज अच्छी रहती हैं। आप देखिए 50-70, अगर मैं पिछले 2 सालों का ट्रेंड देखूं तो यहाँ पर एटलीस्ट 50 की तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस सेशन। आई होप दिस वाज फ्रूटफुल फॉर यू, और आपको NISCL AO लीगल एग्जाम से रिलेटेड सारी वो इंफॉर्मेशन मिल गई है जो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए चाहिए। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको कर लीजिए, अदरवाइज आप बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस कर रहे होंगे, बात मानिए। एंड टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे पीडीएफ में शेयर करता हूँ रेगुलर बेसिस पर। अदर देन इन्फॉर्मेशन जो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होती, मैं यहाँ पर भी शेयर करता रहता हूँ, तो उसको भी आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, ये है मेरा मोबाइल नंबर, पर्सनल नंबर है। आप चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझे कॉल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। जब भी आपको लगे आपको मुझसे कनेक्ट करने की जरूरत है, आप इस नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के बाद एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, दिस इज ऑल, विल मीट इन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।